वेलकम। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेटवर्क किसको कहते हैं। तो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क एलिमेंट, चाहे वो एक्टिव एलिमेंट हो चाहे पैसिव एलिमेंट हो, और इस तरह से कनेक्ट हो कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए सप्लाई से लोड की तरफ, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। यानी द अरेंजमेंट of network elements, either passive or active, which are connected in any manner so that the energy can be transferred from the supply to the load। इसी तरह का भी अरेंजमेंट नेटवर्क एलिमेंट्स का हो सकता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ताकि एनर्जी जो है वो लोड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए सोर्स के। इसे कहते हैं नेटवर्क। अब सर्किट किसे कहते हैं? Circuit is the connection network elements in which there is at least one close path। देखिए, जब तक क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो क्लोज पाथ है उसी के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। तो हम कहते हैं कि ये सर्किट है। नेटवर्क एनालिसिस क्या चीज़ है? नेटवर्क एनालिसिस एक प्रोसेस है जिससे हम ये पता करते हैं कि जब हमने इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट हमको क्या मिला। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क सिंथेसिस इसका जस्ट रिवर्स है कि हमको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, तो हम नेटवर्क को डिज़ाइन करें कि इस इनपुट और इस आउटपुट के लिए नेटवर्क कैसा होगा। अब आइए पावर। पावर किसे कहते हैं? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P जूल्स। तो पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है। अब पावर एसी सर्किट में तीन तरह की होती हैं। एक कहलाती है अपरेंट पावर, एक कहलाती है एक्टिव पावर, तीसरी कहलाती है रिएक्टिव पावर। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है, इसको कहते हैं पावर ट्रायंगल। तो इसमें देखिए बेस के ऊपर P है, परपेंडिकुलर पे Q है और हाइपोटेन्यूज पे S है। तो Q को कहते हैं रिएक्टिव पावर। Q क्या चीज़ है? रिएक्टिव पावर। P क्या चीज़ है? एक्टिव पावर। तो अपरेंट पावर क्या है? S। S जो है यानी अपरेंट पावर, वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है। अब आइए एक्टिव पावर। एक्टिव पावर P से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है VI cos थीटा या I स्क्वायर R। अगर थीटा के टर्म में नहीं निकालना है तो हम पुट करेंगे I स्क्वायर R। ये है एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर या को Q से डिनोट करते हैं, ये VI साइन थीटा। एक्टिव पावर क्या थी? P, वो था VI cos थीटा, ये है VI साइन थीटा। नेटवर्क एलिमेंट्स। अब दो तरह के नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट और दूसरा पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो एनर्जी को सप्लाई करें नेटवर्क की तरफ। नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई करने वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट सोर्सेज। हम लोग एक बार
एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है और डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो फौरन आप पहचान जाइए कि इंडिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है। कैसे पहचानेंगे? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो सर्किल के फॉर्म में शो होता है। ये इसको हम सर्कुलर या एक स्मॉल सर्किल से दिखाते हैं। ये बैटरी का सिंबल है। ये क्या है? डायरेक्ट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो सर्किल के फॉर्म में होता है विद पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट सोर्स जो है उसके अंदर ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दिखाते हैं, यानी Vm साइन ओमेगा टी या Vm कॉस ओमेगा टी। तो ये दो टर्मिनल डिवाइसेस हैं और इनके अक्रॉस वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सर्किट कंडीशन। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इंडिपेंडेंट सोर्स की पहचान ये है कि उसको हम सर्किल के फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है? जब हम आइडियल यानी कुछ भी उसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो आइडियली हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती। जब हम वी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। हर वोल्टेज सोर्स जो है वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस उसमें होता है। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस इतना छोटा होता है, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो की वजह से कि हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल जाती, एक ड्रूपिंग लाइन मिलती है जो नीचे की तरफ चली जाती है, जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर में रेड लाइन क्या है? इंडिकेट कर रही है कि आइडियल यानी उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब आइए करंट सोर्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आप फौरन पहचान जाएंगे कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आपका ये है। कैसे पहचाना? स्मॉल सर्किल है, उसके अंदर एरो है। अगर एरो है तो ये करंट सोर्स है, और अगर सर्कुलर है तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो ये डिनोट किया है आइडियल करंट सोर्स। तो जब बात आइडियल की है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो मान लिया। तब फिर जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की तो एक हॉरिजेंटल कैरेक्टरिस्टिक हमको मिल गई, तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। अमीटर में चाहे वोल्ट मीटर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो आप देखिए यहाँ ग्रीन लाइन आइडियल वोल्ट करंट सोर्स को इंडिकेट कर रही है, और ये रेड लाइन प्रैक्टिकल करंट सोर्स को इंडिकेट कर रही है। तो ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक। इसका सिंबल क्या है? ये आपका करंट सोर्स है। हमेशा करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर होता है। ये इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब आइए डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि देखिए ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर है। डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट सोर्स हैं। ये बात कंफर्म हो गई कि जहाँ पे डायमंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ये है डिपेंडेंट सोर्स। तो हम पहला लेते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में क्या है? ए बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है वी ए बी, सी डी के अक्रॉस वोल्टेज है सी डी। अब यहाँ पे देखिए कि जो वोल्टेज ए बी के अक्रॉस है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर?
वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल सी डी, यानी अगर ये वोल्टेज इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ए बी भी इंक्रीज होगा, ये वोल्टेज सी डी के अक्रॉस अगर कम होगा तो वोल्टेज ए बी के अक्रॉस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकली आप ये देखिए, तो ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस यहाँ इंडिकेट है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स है। कौन सा है? वोल्टेज सोर्स है। तो हम इसको कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी सीडी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी पे भी चेंज होगा। दूसरा केस लेते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब देखिए ये डायमंड शेप है तो ये डिपेंडेंट सोर्स हो गया, इसके अंदर एरो बना है तो ये करंट सोर्स हो गया। ठीक है, तो आई ए बी मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आई ए बी किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल सी डी। अगर ये वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट आई ए बी भी चेंज होगा। तो आई ए बी किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल सी डी। तो अब हम इसका क्या नाम दे सकते हैं? वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। जो भी चेंज होगा बी सी डी में, वोल्टेज अक्रॉस सी डी में जो भी चेंज होगा उस हिसाब से ये करंट भी चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी आई ए बी इज प्रोपोर्शनल टू वी सी डी। आई ए बी इज को आप हटा दीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया इनटू वी सी डी। इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज के ऊपर, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करना तो करंट चेंज हो जाएगा। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब इस केस में देखिए फिर डायमंड शेप स्ट्रक्चर है। जब डायमंड शेप स्ट्रक्चर है तो ये डिपेंडेंट सोर्स हो गया, ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, डिपेंडेंट सोर्स हो गया। प्लस और माइनस है तो वोल्टेज सोर्स हो गया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है वी ए बी वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस करंट आई सी डी पे। तो हम क्या कहेंगे? यानी आई सी डी कंट्रोल कर रहा है इस वोल्टेज को, तो इसका क्या नाम होगा? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन करंट कंट्रोल है, यानी करंट से ये कंट्रोल हो रहा है। तो वी ए बी वो अक्रॉस द टर्मिनल ए बी वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? आई सी डी के। रिप्लेस किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होता है ओम। तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर जो है ये शो कर रहा है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। अब आइए यहाँ पे देखिए, फिर वही डायमंड शेप है, डिपेंडेंट सोर्स है, एरो है, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो तो करंट सोर्स है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये आई ए बी जो किसके ऊपर? करंट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द करंट ऑफ ब्रांच सी डी, यानी इस ब्रांच की। इस ब्रांच ये जो करंट है इसमें अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो करंट आई ए बी भी चेंज हो जाएगा। तो आई ए बी इज प्रोपोर्शनल टू आई सी डी, दिस विल बी आई सी डी, wrongly type, so this will be ICD। तो हम कहेंगे कि ये है तो करंट सोर्स, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ICD पे डिपेंड कर रहा है। अब आइए पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या है? पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत से बच्चे डिफाइन कर देते हैं अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। नहीं, सही डेफिनेशन ये नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मटेरियल की प्रॉपर्टी जो करंट को के फ्लो को अपोज करे उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखिए, कंप्लीट डेफिनेशन चाहे वाइवा में हो, कंप्लीट डेफिनेशन बताइए कि मटेरियल की प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को जो करंट को फ्लो होने से रोकती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसका सिंबल होता है कैपिटल आर और यूनिट होता है ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसमें आप देख रहे हैं ये है आपका सिंबल आर। वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप जब प्लॉट करेंगे तो आएगी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की भी वैसे ही डेफिनेशन है। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हमेशा याद रखिए कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है। किसको अपोज करती है? कि जो करंट चेंज हो रहा है, अगर करंट कोई चेंज हो रहा है तो उसको वो अपोज करती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस और उसको डिनोट करते हैं एल से। इसका यूनिट होता है हेनरी, राइट। तो ये क्या फार्मूला बना? V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी से क्या आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी इसी चेंज को अपोज करती है। यहाँ पे आप इसका सिंबल देख लीजिए जो डायग्राम है, कॉइल शेप में है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर होती है। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी वही है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन वोल्टेज। इंडक्टर में क्या था? चेंज इन करंट। कैपेसिटर में क्या है? चेंज इन वोल्टेज। तो अब यहाँ पे देखिए कि डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी यानी वोल्टेज चेंज हो रहा है। अब जब वोल्टेज चेंज हो रहा है, इस चेंज को जो अपोज करता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस और डिनोट करते हैं सी से, और यूनिट होता है फैरेड। यहाँ पे हमने देखिए इसको समराइज कर दिया है। सिंबल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ये रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टेंस, थर्ड कॉलम में कैपेसिटेंस। यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस के केस में, V अक्रॉस द इंडक्टेंस एल डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर में 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। करंट के एक्सप्रेशन लिखना है तो V अपॉन आर। रेजिस्टेंस के केस में इंडक्टर करंट 1/L इंटीग्रल ऑफ V डी टी, और कैपेसिटर करंट C डी वी ओवर डी टी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने कमेंट्स से हमको ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको और क्या चाहिए, या इसमें और कौन सी बात जो आपको समझ में नहीं आई। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।